नहीं, हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि आप सच कह रहे हैं या अमित शाह झूठ कह रहे हैं। आप अगर सच कह रहे हैं तो फिर आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपने इस बात का जिक्र किया एनआरसी का। अगर आप झूठ कह रहे हैं तो फिर क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सच कह रहे हैं कि आप ही का सरकार का बनाया हुआ प्रेसिडेंट एड्रेस में उन्होंने इस बात को कहा कि आपकी सरकार एनआरसी लाएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एड्रेस में। तीसरी यह है कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि हम एनआरसी लाएंगे। तो आज अचानक प्रधानमंत्री कुछ और बात कर रहे हैं, तो ये तो क्या ये लोगों का स्ट्रेटजी है या टैक्टिक्स है कि लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाकर एक डाइवर्जन क्रिएट किया जाए। हम उम्मीद कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री हैं वो क्लियर कट कह देंगे कि हम एनआरसी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एनआरसी का जो कानून है उसमें वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि मे इम्प्लीमेंट एनआरसी। मे और शेल में बहुत फ़र्क है। शेल यानी मैंडेटरी है, मे है कि सरकार के ऊपर है, कोई ज़रूरी नहीं है करना उसको। तो प्रधान हम उम्मीद कर रहे थे कि इतने लोगों की जो 18-19 लोगों की मौत हुई है, इतना बड़ा जो पूरे मुल्क में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री देश की जनता की इस आवाज़ को वो सुनेंगे और उसके ऊपर एक फैसला लेंगे। मगर और कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे, तो लगता है स्ट्रेटजी है बीजेपी की कि प्रधानमंत्री एक बात बोलेंगे और होम मिनिस्टर एक बात करेंगे, मगर देश जानता है कि अब ये दोबारा ये कन्फ्यूजन कोई भरोसा ही नहीं करेगा इनकी बात पर। सर, पूरे मुल्क में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन सरकार अपने निर्णय पे दृढ़ है, और इसके साथ ही क्या आपको न्यायपालिका से कोई राहत मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि आपने कोर्ट में भी आप गए हैं? नहीं, अब कोर्ट में तो 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसको सुनेगा। अब उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, हम कैसा बताएंगे सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेगा। बहस होगी उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आएगा तो हम बता नहीं सकते। पर जहाँ तक हमारा मानना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। मज़हब के नाम पर यह कानून बनाया गया है और हमारा मानना ये है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और हमारे देश में सिटीजनशिप का 2 कानून नहीं हो सकते कि एक पूरे देश में हो और एक नॉर्थ ईस्ट में अलग हो। और फिर दूसरा अहम पॉइंट ये है कि ये गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एक देश में कानून को रखेंगे, इसलिए हम 370 को निकाल रहे हैं। आप तो उल्टा नॉर्थ ईस्ट को और स्पेशल प्रोविजन दे दिए। ये क्यों किया फिर आपने? 370 क्यों निकाला आपने? तो ये अहम मुद्दे हैं और पूरे देश में इसके खिलाफ एक आवाज़ उठ रही है पूरे मुल्क में, और ये बहुत गलत कानून बनाया गया है। और मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूँ कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट का ताल्लुक एनआरसी से है और सरकार ये कहने के मौक़िफ़ में नहीं है कि आसाम में जो बंगाली हिंदू हैं, हेमंत बिस्व शर्मा जो आसाम का फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने साफ तौर पर कह दिया कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए उन 5 लाख बंगाली हिंदूज़ को हिंदुस्तान की सिटीज़नशिप दी जाएगी। और वो जो 5 लाख मुसलमान का नाम नहीं आया, वो केस लड़ते रहेंगे। जब प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में ये कहा कि ये लोग रेफ्यूजी की आवाज़ को नहीं समझ रहे हैं और घुसपैठियों की आवाज़ समझ रहे हैं, तो हम प्रधानमंत्री से इतना ही कहेंगे कि आपको, आपकी नज़र में रेफ्यूजी सिर्फ हिंदू है, बंगाली हिंदू है आसाम का, और आपकी नज़र में एक घुसपैठी जो है वो बंगाली मुसलमान है। ये प्रधानमंत्री कैसा देख रहे हैं इन चीज़ों को? प्रधानमंत्री को तो एक ही नज़र से देखना चाहिए। अगर आसाम का बंगाली हिंदू रेफ्यूजी है तो फिर आसाम का बंगाली मुसलमान भी रेफ्यूजी होना चाहिए। आप सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए उन बंगाली हिंदूज़ को जो एनआरसी आसाम में नाम नहीं है, हम सिटीजनशिप देने जा रहे हैं। और जब पूरे मुल्क में एनआरसी होगा, डॉक्यूमेंट जिसके पास नहीं है वो तो सिटीजन नहीं कहलाएगा। और अफसोस की बात तो ये है कि ये जो रेफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ से आए हुए हैं, अफ़गानिस्तान से,
सरकार एक्ट में कहती है कि वो डॉक्यूमेंट के साथ आए या ना आए, हम उनको दे देंगे सिटीजनशिप। अरे भैया, जिनके पास जो 150 साल से इस देश में रह रहे हैं, हमारे बुजुर्गों की हड्डियां जो है ज़मीन में है, आप मुझसे डॉक्यूमेंट पूछेंगे और मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और आप डिसाइड करेंगे मैं सिटीजन हूँ या नहीं। कैसे डिसाइड करेंगे आप? और एनआरसी का काम शुरू हो चुका है एनपीआर से। एनपीआर जो आइंदा साल अप्रैल 2020 में शुरू होगी, वो एनआरसी का हिस्सा है। इसी तो हम कह रहे हैं कि एनआरपी को रोकना पड़ेगा, एनपीआर को रोकना पड़ेगा पहले। एनपीआर जो एनआरसी का हिस्सा है, उसमें आप सब पूछ रहे हैं, सवालात पूछ रहे हैं। और है अफसोस की बात यह कि एनपीआर जब होगी तो एक लो लेवल ऑफिशियल वो किसी के बारे में कहे कि ये डाउटफुल है, और वो डाउटफुल जाएगा एनआरसी में। मैं इतनी बातें कर रहा हूं, इसका जवाब क्यों नहीं थी सरकार? क्या एनपीआर का ताल्लुक एनआरसी से नहीं है? जवाब दें बीजेपी की सरकार। क्या एनपीआर में जब डाउटफुल आएगा तो क्या एनआरसी में इसका असर नहीं पड़ेगा? क्या देश में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है या नहीं है? 1996 में एक सर्वे हुआ जिसमें कहा गया था कि सिर्फ देश में खाली 50% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। आप पूछेंगे 1600 करोड़ रुपया आपने आसाम में खर्च किए, क्या निकाला आपने वहां पर? आसाम की फाइनल लिस्ट आने से पहले सब बीजेपी के लोग बोलते थे कि 50 लाख घुसपैठी, 60 लाख घुसपैठी, मुसलमान घुसपैठी है। जब फाइनल लिस्ट आ गई तो आप आसाम के एनआरसी को नहीं मानते आप। ये क्या बात है फिर?